सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। तो बज रहे हैं रात के 8:45 और कल है आपका एसएफएम का एग्जाम एंड आई एम अंडरस्टैंडिंग कि कहीं ना कहीं आप काफ़ी ज़्यादा थक गए होंगे। तो वो जो थकावट है आई थिंक वो लाजमी है, बिकॉज कल शाम से आप लगे हुए हो, आज भी आपने पूरा दिन प्रैक्टिस करी है एंड अल्टीमेटली डर भी है। तो वो डर के साथ जब थकावट आ जाती है तो यू हैव टू फील दैट फैटिग, बट ट्रस्ट मी, जितनी थकावट एसएफएम की है वो सारी उतर जाएगी कल जब आप पेपर दे दोगे। जब आप कल पेपर में एकदम बढ़िया वाली परफॉर्मेंस कर दोगे तो एवरीथिंग विल बी फाइन, सब एकदम सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो मैं आपके साथ कुछ ट्रिक्स शेयर करने वाला हूँ जिनको आपने एकदम ध्यान में रख के चलना है कल के पेपर से पहले। एंड याद रखना यार, मतलब मेरे साथ तो ये बहुत बड़ा था कि एसएफएम वाज वन ऑफ माय फियरफुल सब्जेक्ट्स। मुझे हमेशा इस सब्जेक्ट से डर लगता था कि यार कहीं ना कहीं एफआर निपटा लेंगे, ऑडिट निपटा लेंगे, बट एसएफएम से जो डर था ना वो पता नहीं निकलता ही नहीं था। एंड मैंने फिर एक ही चीज दिमाग में डाली कि ओनली वे टू डील विद दैट फियर इज जस्ट फेस इट। चुपचाप अपना जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, पार्थ तुम कर्म करो, ठीक है, फल अपने आप मिल जाएगा। एंड मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कल का जो पेपर है वो या तो ये होगा या ये होगा, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। या तो बहुत इजी पेपर होगा या टफ पेपर होगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन बनता नहीं है ज़्यादा। एवरेज पेपर को भी हम इजी में ही कंसीडर करके चलते हैं कि 70 to 80% देखा हुआ हो। चाहे कैसा भी पेपर हो, मैं आपको एक बार फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज़ मेरे साथ इसको ना, अफर्मेशन को प्लीज़ दोहरा लो। पास होने के लिए 80 नंबर, 90 नंबर या 100 नंबर नहीं चाहिए होते। पास होने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 40 नंबर ही चाहिए। तो इसी बात से ना अपने आप को कंफर्ट दे दिया करो। जब भी आप टेंशन होती है ना, अपने दिल को बोला करो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सिर्फ पास होने के लिए 40 चाहिए। एंड 40 इकट्ठा करना इज नेवर टफ। मुझे बताओ, आईसीआई 0% रिजल्ट निकालेगा क्या? नहीं, कभी भी नहीं निकालेगा। हमेशा वो पेपर में रूम छोड़ेगा कम से कम 40 नंबर का, और थोड़ी सी शातिरता से देखोगे तो 60 नंबर का रूम मिलेगा। यानी जो 20 नंबर होंगे वो थोड़ी सी शक्ल बदल के आएंगे, नागिन सवाल बोलता हूं मैं उनको। मैं टफ पेपर की बात कर रहा हूं। तो 40 नंबर तो दिखेंगे ही दिखेंगे, प्लस जो 20 नंबर है वो भी आपको दिख जाएंगे कि हाँ, मैंने जब क्वेश्चन को किया था तो इस तरह से था, ये थोड़ी सी शक्ल बदल के आया बट होगा वैसे ही। तो मोटा माटी कहीं ना कहीं आपको मैं बता रहा हूं, 60 नंबर देखा हुआ आएगा। उस 60 नंबर पे आपने फोकस करके चलना है। जब 60 नंबर हो जाता है शानदार तरीके से, उसके बाद आप अपना फोकस करो कि आगे मुझे क्या करना है। बट पहले मेरे साथ ये कमिटमेंट कर लो, अपने मन में कर लो, कोई कमेंट सेक्शन में लिखने की जरूरत नहीं है, फर्क नहीं पड़ता मुझे। बस ये कमिटमेंट आप अपने आप से करो कि कम से कम मैं 60 नंबर का तो ढूंढूंगा और उसको अच्छे से करूंगा करूंगा। उसमें आपने कोई कमी नहीं छोड़नी। एंड मैं आपको एक बात बता रहा हूं, यू हैव टू टाइम योर क्वेश्चंस फ्रॉम बिगिनिंग। मैंने आपको एफआर में भी कहा था, अभी भी यही बोलूंगा। जो पेपर लेंदी होते, पेपर छूटते हैं, वो क्यों छूटते हैं? वो इसी वजह से छूटते हैं क्योंकि आप स्टार्टिंग से स्पीड बना के नहीं चलते। हम स्टार्टिंग में हौले हौले चलते, तो हौले हौले चलोगे तो कैसे पहुंचोगे फिनिश लाइन तक? सो यू हैव टू टाइम योर क्वेश्चंस फ्रॉम द बिगिनिंग। एंड कोशिश करो यार 100 नंबर का पेपर हो जाए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आपने 100 नंबर का पेपर किया, आप पक्का पक्का पास हो। क्योंकि आपने इतनी मेहनत करी है पिछले 5 से 6 महीनों में, तो आपकी इतनी कमांड बन गई है कि आप चीजों को शानदार तरीके से निपटा पाओगे। प्लस मैं आपके साथ अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। मैंने जो पहला पहला सवाल उठाया था, उसी में मेरे पास कम से कम 5 पॉइंट्स थे। 1 2 3 4 5। मुझे पहले 4 पॉइंट्स आते थे, पांचवा पॉइंट नहीं आता। तो क्या मैं अपने आप को मायूस महसूस करना शुरू करूं और बोलूं शुभम कितना नालायक है तू, तेरे को कुछ नहीं आता? या फिर पहले चारों पॉइंट्स को अच्छे से कर लिया चकाचक तरीके से, और जो फिफ्थ पॉइंट है इसकी जगह छोड़ दी, फिफ्थ पॉइंट है इसकी जगह छोड़ दी और अगले सवाल पे चला गया? तो यही आपने करना है। अगर आपको लगता है सवाल में 8 पॉइंट है, 7 आपने डील कर लिया, 8वां नहीं हो रहा, तो उन 7 को तो करो। उन 7 की तो स्टेप वाइज मार्किंग मिलेगी। एंड देन व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट मूव ऑन। जो 8वां पॉइंट छोड़ा उसको बाद में आके रिविजिट कर लेना। एंड लास्ट में अपने साथ कोशिश करना कि 10 से 15 मिनट रखो। मैंने 15 मिनट लिया टू बी ऑन द सेफर साइड। 10 से 15 मिनट होने चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ रिवीजन। मैं आपको बता रहा हूं, एफआर में और एसएफएम में, दोनों में कम से कम मुझे 10 से 15 नंबर का फायदा हुआ था, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि मैंने आखिरी में आके अपनी एसएफएम में गलतियां ढूंढ ली थी। तो वो जो गलतियां मिलती है तब अच्छा लगता है कि वाह यार मैंने नंबर बचा लिए अपने। तो कहीं ना कहीं आप मान के चलो, अगर 8 मार्कर क्वेश्चन है तो वो आपका 13 मिनट्स में हो जाना चाहिए, 12 से 13 मिनट में हो जाना चाहिए। अगर आपने मॉक टेस्ट दिया, आपने घर पे प्रैक्टिस किया, तो आपको खुद दिख रहा होगा 5 5 6 6 मिनट में हो जाते सवाल। तो जस्ट फॉर योर प्रेजेंटेशन यू आर गेटिंग 5 to 6 मिनट्स एक्स्ट्रा एंड दैट इज नॉट अ बिग डील मैन। आराम से आप 13 मिनट में शानदार तरीके से कर ही लोगे। अगली चीज, जैसा भी पेपर आए, कई सारे क्वेश्चन देखे हुए होंगे, कई सारे क्वेश्चन देखे हुए होंगे, कई सारे नहीं तो जितने क्वेश्चन देखे हुए हो उनको आइडेंटिफाई करो।
और उनकी एडजस्टमेंट्स को अच्छे से पढ़ो कि क्या एडजस्टमेंट्स हैं। 99% चांसेस है एडजस्टमेंट सेम होंगी। अगर एडजस्टमेंट डिफरेंट है तो कोई बात नहीं, फिर आप देखो अपने हिसाब से फिर क्या होना चाहिए। एंड रिकंसाइल विद योर प्रैक्टिस। इसका क्या मतलब है मैं आपको बताता हूं। मेरे पेपर में एक सवाल आया था जो आईसीआई ने पहले किसी मॉक टेस्ट में पूछ रखा था। उस सवाल में कंक्लूजन एक आता था, ठीक है, मान लो एक्स कंक्लूजन आता था। जब मैंने पेपर में वैसा ही एक सवाल किया जो डिफरेंट तरीके से आईसीआई ने बना के दिया, मेरा कंक्लूजन वाई आया। तो मेरे दिमाग का जो ऑडिटर था उसने अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म चलाया और सोचा ये कंक्लूजन एक्स क्यों नहीं आ रहा, वाई क्यों आ रहा है। और जब मैंने ध्यान से देखा मैंने गलती कर रखी थी, और जैसे ही मैंने गलती सुधारी मेरा कंक्लूजन भी एक्स आया और मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ मेरा आंसर सही है। तो ये एक फॉरेक्स का सवाल था जिसमें आपने आई होप वो क्वेश्चन कर रखा हो, चाइना वाला। और चाइना होता है और जापान होता है। चाइना होता है, नहीं यूएस होता है और जापान होता है, ठीक है। जापान की फ्रंट डेस्क वाला एक सवाल होता है, बहुत बढ़िया सवाल था, नवंबर 20 में आया था। तो जापान की फ्रंट डेस्क वाला क्वेश्चन होता है, यूएस वाला क्वेश्चन होता है, और आपने देखना होता है कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो फिर वो बोलता है जापान की फ्रंट डेस्क में रिस्क कम है, ट्रेजरी बिल्स है, तो इसमें पैसे लगाओ। तो मेरा आंसर ना वो आ नहीं रहा था, और जैसे ही वो नहीं आ रहा था तो मेरे को लगा यार मेरी प्रैक्टिस के हिसाब से तो आंसर बन ही नहीं रहा। और फिर जब मैंने रिविजिट किया तो मेरा आंसर ठीक हो गया। तो ये चीज आपने थोड़ी सी ना बना के रखनी है जब आप सवाल सॉल्व कर रहे हो। योर माइंड शुड बी ओपन। ऐसे गधे घोड़ों की तरह सवाल सॉल्व नहीं करने, सोच समझ कर आपने सवाल सॉल्व करने। एंड लास्ट चीज रिमेंबर करना, हर स्टेप को जो आप करोगे किसी भी क्वेश्चन को आपने अटमोस्ट कामनेस के साथ करना है, शांति से करना है, आराम आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दी का काम शैतान का, ठीक है। इन बातों को बस आप ध्यान में रखो। थ्योरेटिकल जो क्वेश्चंस होते हैं दे आर लाइक कैश काउज। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन उन्हीं चैप्टर से आगे जो मैंने आपको कल 1.5 डेज वाले प्लानर में बताए थे, चांसेस यही रहते हैं कि उसी में से आए। 15 से 20 नंबर की थ्योरी वहीं से आपको मिलेगी। एंड दैट थ्योरी इज सो स्ट्रेट फॉरवर्ड कि अगर आपने हेडिंग्स ठीक से लिखी, अपने पॉइंटर्स ठीक से लिखे, तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। तो यही बातें आपने ध्यान में रखनी है। दैट्स ऑल दैट यू नीड टू डू। एंड बस यही है। कल है आपका एसएफएम का पेपर, तो विशिंग यू द बेस्ट। एंड आई होप आप इतनी खुशी और इतने मजेदार तरीके से एसएफएम करके आए कि ऑडिट में भी हम चार चांद लगा दे। तो विशिंग यू द बेस्ट, धूम मचा दो।